मैं अभी सीसीटीसी के पोस्ट पर हूँ। इससे पहले मैं एएलएस के पोस्ट पर था। ग्रुप डी के थ्रू मेरा 2018 में हुआ था। अगर सीबीटी 1 में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 80 से 90 के बीच में नंबर लाना होगा, उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं। ट्रिक कुछ नहीं होता है। ट्रिक क्या होता है कि आपका उस क्वेश्चन में काफी ज्यादा पकड़ है, तो उस क्वेश्चन को आपको 10 लाइन में बनाना चाहिए तो आप 2 लाइन में बना दिए, उसमें आप 2-3 स्टेप को स्किप कर दिए। और रीजनिंग के लिए अगर सेट बनाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि सेट बनाते समय अगर आपको जो भी रीजनिंग गलती हुआ उसको आके अगर आप रूम पे क्लियर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बुक को पढ़ने की भी जरूरत। जीके जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको, कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, सबसे पहले आपके पास एक लुसेंट का बुक होना जरूरी है। लुसेंट का बुक को इस तरह पढ़िए कि उसका हर एक लाइन आपको एक बार मतलब नजर से गुजरना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हाईलाइट ही कीजिए। जो आपका पतला वाला लुसेंट आता है उसमें जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपने मुगल वंश पढ़ लिया, मुगल वंश में आपने मान लीजिए कि बाबर को पढ़ लिया, तो बाबर को पढ़ने के बाद उस एमसीक्यू वाला लुसेंट बुक में आप टच कीजिए कि मैंने कितना मन से इसको पढ़ा है, उसमें मैंने कितना मतलब उसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ग्रुप स्टडी कीजिए, सेट साथ में मिलकर बनाइए, घर पे सेट बनाइए अगर आपको उतना टाइम मिला है तो। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो, नए स्टूडेंट को तो उतना टाइम नहीं मिलता, वो एक सेट मारने में उसको मतलब दिन निकल जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारा पोर्शन अभी नहीं पढ़ा है। तो एक सेट वो बनाए जो नया स्टूडेंट। करंट अफेयर्स का बुक लीजिए और सबसे पहले उसको पढ़िए मत, प्रीवियस ईयर देख के सबसे पहले कि कौन कौन हमको पढ़ना है, कौन कौन तो एकदम पढ़ना ही नहीं है। अब बस टिक हो गया, उसके बाद उस करंट अफेयर्स को उठाइए, आपको क्लियर है कि हमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, छोड़िए इसको, एकदम स्किप करते निकलिए कि हमको जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर देख के करंट अफेयर्स में आप टिक मार कर। 20 दिन के अंदर करंट अफेयर्स पढ़े थे। दरोगा में लगभग इस बार पीटी का जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा में 16-17 करंट अफेयर्स, मात्र मेरा 2-3 गलती हुआ था। 20 दिन के आसपास हम पढ़े होंगे खरीद के बुक, उससे ज्यादा नहीं पढ़े। हम लोग का सैलरी वहीं आपको 35-40 के बीच में मतलब रहेगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है 2024 की, और कुल 32,438 पदों पर बहाली आई है। तो इसमें आपका जो सिलेबस आपका कवर करना है, तो आपको मैथ के लिए किताब ले सकते हैं आप किरण पब्लिकेशन की तरफ से। काफी बेहतर बुक है, चैप्टर वाइज दिया हुआ है पूरा, TCS पैटर्न पर आधारित, और 10 है प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ ही इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। इसी प्रकार से रीजनिंग के लिए भी किताब ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छी बुक है। और इसके बाद आपका सेक्शन आता है साइंस और जीके का, तो उसके लिए किताब ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतर बुक है। और वन लाइनर अप्रोच के लिए ये भी किताब अच्छी है। इसके साथ ही आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर सेट, तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की तरफ से ले सकते हैं। ये वॉल्यूम 1 आपका किताब है, इसके साथ और भी कुछ वॉल्यूम होंगे, उसे आप ले सकते हैं। अब बात करें जो लोग ALP CBT का एग्जाम दे चुके हैं और CBT 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रैक्टिस वर्क बुक है। इसमें आपको कुल 17 सेट्स दिए हुए हैं, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर सेट भी हैं। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सेक्शन है ALP एग्जाम CBT 2 में, उसके लिए ये किताब ले सकते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। इसके साथ ही फ्यूचर ट्रेड वाले ये किताब ले सकते हैं, ये भी काफ़ी बेहतर बुक है अपनी ट्रेड की प्रिपरेशन के लिए। तो इन सभी बुक्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से क्लिक करके आप इन बुक्स को परचेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनियन कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है हमेंद्र जी, जो कि CCTC में पोस्टेड है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, मेरा नाम हमेंद्र कुमार हुआ और मैं अभी CCTC के पोस्ट पर हूँ। और इससे पहले मैं ALS के पोस्ट पर था। ग्रुप डी के थ्रू मेरा 2018 वाला वैकेंसी था, ठीक है। तो उसमें 23 जून 2023 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और धनबाद डिवीजन में मैं पतरातू में कार्यरत था। लेकिन मेरा CCTC में सिलेक्शन हो जाने के कारण मैं उस पोस्ट को छोड़कर इसमें आया हूँ, ठीक है। हमेंद्र जी, सबसे पहले आप बताइए कि रेलवे के प्रति आपका रुझान कहाँ से आया? रेलवे को आपने कब चुना? देखिए, सबसे पहले हम एक नॉर्मल परिवार से हैं, तो नॉर्मल परिवार का जो भी स्टूडेंट रहता है तो उनका क्वेरी क्या रहता है कि सबसे पहले उनको कोई एक जॉब मिले, चाहे वो छोटा जॉब हो बड़ा जॉब हो, एक जॉब पाले, उसके बाद फिर से वो अपना जो ड्रीम जॉब होता है उसके लिए वो आगे की प्रिपरेशन जॉब में रहते हुए करते हैं। लगभग हर एक बच्चा का होगा, आप लोग में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी लग रहा होगा कि नहीं, अभी मुझे कोई एक जॉब मिल जाए, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो ग्रुप डी का ही नहीं जॉब क्यों ना हो, और जो उसके बाद हमें जो प्रिपरेशन करना है, तो जॉब हो जाने पर फाइनेंशियल कुछ स्थिति ठीक हो जाती है, पैसा आने लगता है, तो आगे की तैयारी करते हैं। तो उस वैसे ही मैं भी तैयारी किया हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। तो ग्रुप डी में पोस्टेड था, लेकिन NTPC जो आया था 2019 में, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो आज मैं CCTC के पोस्ट पर हूँ। पढ़ने का जो मेरा तरीका है वो भी मेरा ऑफ ही लाइन रहा, ठीक है। ऐसे मैं GS का क्लास किया हूँ, GS का क्लास में 1-2 साल किया हूँ। मैं मोतिहारी में रहकर पढ़ता था बिहार में,
वहाँ एक मेरे टीचर थे, उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, डॉक्टर रितेश पांडे। वो काफ़ी अच्छा डीएस की तैयारी कराते थे। अभी मेरा उनसे संपर्क है, अभी भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी जिसे बिहार में बिहार पुलिस का एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो वो काफ़ी कम बच्चों को पढ़ाते हैं, ना उनका पोस्टर है ना बैनर है, बहुत कुछ नहीं है, ठीक है। तो लगभग उनका हर एक बैच में 25-30 ऐसे बच्चा रहता है। तो उतने बच्चों में फिर से उनका मतलब 5-6 रिजल्ट बिहार पुलिस में बना है। बिहार पुलिस का एग्जाम आप लोग जानते होंगे, बिहार के अगर बच्चे होंगे, झारखंड के भी बहुत सारे जाते होंगे। तो ज़्यादा करके मेरा पढ़ने का जो मोड है वो ऑफलाइन ही रहा है। अपने मैथ की तैयारी कहाँ से की थी? देखिए, मैथ की तैयारी शुरू जब हम पढ़ने गए थे मोतिहारी, तो कुछ क्लास हम किए, ठीक है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्लास किए तो बहुत सारा डाउट क्लियर भी हुआ, लेकिन जब मैं कंपटीशन देने जाता था तो उसमें लगता था कि बहुत सारे इससे अभी कमी है मैथ में, और उसको हमको अभी पूरा करना होगा। तो वो जो मैथ का जो क्लियरेंस हुआ वो मुझे सेट बनाने से हुआ, कि सेट बनाने में किस तरह के मैथ पे हमको फोकस करना है, ठीक है। और मेरा मैथ पढ़ने का जो मैंने जो बुक पर रेफर किया था वो नवीन अंगणित का था, डॉक्टर RS अग्रवाल का। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने सगीर अहमद का बुक भी रेफर किया है, और कुछ बीच में मैं लगभग 1 साल के अंदर में कभी कभी क्राउन का भी मैथ बनाता था, ठीक है, उसका भी आता है, वो भी मैथ मैंने बनाया है। मैथ बनाने का यही तरीका है। मैथ बनाने में हम यही फोकस करेंगे कि अभी जो जैसे हम रेलवे में हैं, तो रेलवे में अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है, तो सबसे पहले तो जो नया स्टूडेंट है, वो जो नए नए कंपटीशन में आए हैं, तो एक बार वो किसी एक मैथ को, देखिए सब मैथ में बोलता हूँ कि लगभग ठीक ही होता है। मैथ में बस प्रॉफिट लॉस का चैप्टर है तो उसमें सब बुक में वही रहता है, कुछ अलग नहीं रहता है। कि जीएस में थोड़ा वेरिएशन करता है, अलग अलग बुक पर डिपेंड करता है जीएस में। लेकिन मैथ में जहाँ तक मेरे सजेशन है कि कोई भी नया स्टूडेंट है तो कोई भी एक मैथ का बुक कंप्लीट करे पहले, ठीक है, हर चैप्टर उसका अच्छे से पढ़कर, चाहे वो किसी टीचर ऑफलाइन के माध्यम से या ऑनलाइन, आज बहुत सारे वीडियो है यूट्यूब पर। अगर आपके पास पैसा की कमी है फिर भी आपको हर चैप्टर का ऑनलाइन वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। या तो आप किसी ऑनलाइन टीचर को ही रेफर कर ले, कुछ बहुत कम कॉस्ट में आपको मैथ का ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा, तो वहां से पढ़ ले। लेकिन नए बच्चे हैं तो मैं सजेशन करूंगा कि आप एक बार कंप्लीट करें, उसके बाद आपको जो जो चैप्टर में कमी महसूस हो रहा है, एक बार पढ़ने के बाद भी, कि भाई मेरा प्रॉफिट लॉस से अभी भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, वो तो डेली आपको मैं कहूंगा कि नहीं कुछ क्वेश्चन बनेगा। लेकिन एक होता है कि चलिए मेरा प्रॉफिट लॉस का जो 100% क्वेश्चन होता है, उसमें मैं 85, 90, 95% क्वेश्चन टच करके बना दे रहा हूँ। 1-2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का नहीं बन रहा है, और वैसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आते रहेगा जो नहीं बनेगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा नंबर अगेन करना चाहते हैं तो हर चैप्टर को आपको 90%, 95% कवर करना होगा मैथ का, ठीक है। और रहा एनटीपीसी की बात करूं तो जो नॉर्मल चैप्टर है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एवरेज, इस सब चैप्टर को तो आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कुछ एडवांस चैप्टर को भी एनटीपीसी में पूछता है, उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। ट्रिगोनोमेट्री से आपका क्वेश्चन एकदम फिक्स है रहेगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन रहेगा, वहां पर बहुत सारा लड़का फोकस नहीं करता है, उसको छोड़ देता है। सबकी 1-2 नंबर तो आएगा, लेकिन वो 1-2 नंबर ही आपको मेरिट से बाहर कर देता है। और एक बात मैं और भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप एनटीपीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको CBT 1 और CBT 2 होता है। तो CBT 1 में क्या होता है कि आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसमें आपको कम से कम टारगेट रखना है कि 80-85, मतलब 80 से 90 के बीच में आपको नंबर लाना है। अगर CBT 1 में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो 80 से 90 के बीच में नंबर लाना होगा, उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे मैथ का 30 क्वेश्चंस रहता है, तो 30 क्वेश्चंस में कितना सेफ स्कोर है? देखिए 30 क्वेश्चन में आप एकदम, अगर मिनिमम का हम बात करें तो 25 तो कीजिए ही, ठीक है, 25। नहीं तो आजकल क्या होता है कि एग्जाम में आपका रिजल्ट आ जाता है लेकिन मेरिट में छट जाता है। यही अधिकतर हमको देखते हैं कि जो एक एवरेज बच्चा है उसका यही होता है, रिजल्ट आ जाता है, खुश हो जाता है कि मेरा जॉब लग गया, लेकिन वो मेरिट में छट गया, फिर से किसी नए एग्जाम की तैयारी करने लगता है। तो आपको मिनिमम बोलेंगे कि 30 में 25 तो एकदम बनना ही है। आप उससे ऊपर जाइए, 27, 29 कुछ भी जाइए, वो बहुत अच्छा स्कोर कहलाएगा। मैथ में ट्रिक का क्या रोल है? मैथ में ट्रिक का एक अहम रोल रहता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर जो भी मतलब सरकारी स्कूल से जो बच्चे आते हैं अपने बैकग्राउंड से, तो उनका जो बेस होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो बेस कमज़ोर होने के चलते उनको आगे जाकर हर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो अपना एक बेस क्लियर करें,
ठीक है, चाहे वो अपने बड़े भैया से पूछकर, चाहे किसी टीचर से पूछकर, वो अपना एक बेस थोड़ा इतना बना ले बेस कि हाँ मतलब नॉर्मल जो होना चाहिए हमें कंपटीशन फेस करने के लिए आज के दौर में, उतना बेस आपका होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप उस बेस के आधार पर उसको मतलब ट्रिक में बदल सकते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक क्या होता है कि आपका उस क्वेश्चन में काफी ज्यादा पकड़ है, तो उस क्वेश्चन को आपको 10 लाइन में बनाना चाहिए तो आप 2 लाइन में बना दिए, उसमें आप 2-3 स्टेप को स्किप कर दिए। तो ट्रिक हम बोलेंगे कि कुछ नहीं होता है, ट्रिक आपको उस क्वेश्चन में काफी पकड़ है तभी आप उसको ट्रिक के रूप में बना पाइएगा। तो ट्रिक पर ध्यान देना चाहिए। से बहुत सारे टीचर्स के बुक आते हैं जो कि ट्रिकली बुक होते हैं। तो ट्रिकली बुक होने से होता है कि आप उसको एग्जाम में तो सबसे बड़ी मायने रखती है कि समय की कमी के चलते जो लड़का होता है वो क्वेश्चन को टोटल अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। 100 क्वेश्चन में 85, 90, 95 अटेम्प्ट करता है। वो 5-10 क्वेश्चन छोड़ना काफी आपको मतलब कि बाद में जाकर मेरिट में दिक्कत करती है। तो ट्रिक भी अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपका बेस क्लियर है, ट्रिक को मतलब सजेशन कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ये मैं ओवरऑल इसमें यही कहना चाहूंगा कि आप कंपटीशन की तैयारी करते समय वो किसी भी पोर्शन को न छोड़िए जो आपको मेरिट में दिक्कत करे। अगर आपको ट्रिक पढ़ने की जरूरत पड़ी है तो ट्रिक पढ़िए, आपका बेस क्लियर नहीं है तो सबसे पहले बेस क्लियर कीजिए। तो मैं यही सजेशन देना चाहूंगा इस पे ट्रिक पे। रीजनिंग आपने कहाँ से पढ़ा था? देखिए, रीजनिंग और मैथ का हम फिर से वही जिक्र करेंगे। मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि रीजनिंग मैथ पढ़ने का हम बोल रहे हैं कि आप किसी भी बुक को सजेशन कीजिए। ऐसे मैं रीजनिंग मैथ पढ़ने के लिए ज्यादा करके लूसेंट का मतलब यूज किया हूँ। ठीक है, मतलब रीजनिंग पढ़ने के लिए लूसेंट का यूज किया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि लूसेंट में क्वेश्चन कम होते हैं। उसको जैसे कि आप वो चौहान जी का जो रीजनिंग आता है उसमें एक ही टाइप के मतलब प्रैक्टिस करने के लिए 70-80 उसमें क्वेश्चन देते हैं, एक ही टाइप के। मतलब बनाइएगा उतना तो आपको उस टाइप में प्रैक्टिस हो जाएगा कि वो गलत नहीं होगा। वो भी अच्छा बुक है, कोई बुक खराब नहीं होता है। लेकिन मैंने लूसेंट को इसलिए प्रेफर किया कि उसमें एक टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। जैसे मैंने बताया कि आर.एस. अग्रवाल बुक को मैंने इसलिए प्रेफर किया था गणित के लिए कि उसमें एक टाइप का क्वेश्चन बनाए, अगला क्वेश्चन दूसरे टाइप का हो गया, अगला क्वेश्चन तीसरे टाइप का हो गया। ठीक है, और बाकी सब बुक में मैंने देखा है कि एक ही क्वेश्चन के टाइप को 5, 10, 15 करके खींचता है तो वो बुक मोटा हो जाता है। लूसेंट का बुक पतला होता है, रिवीजन के समय भी आपको वो काम देता है कि जल्दी से रिवाइज करके आप आगे बढ़ते हैं। और बाकी रहा कि आप रीजनिंग के लिए अगर सेट बनाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि सेट बनाते समय अगर आपको जो भी रीजनिंग गलती हुआ उसको आके अगर आप रूम पे क्लियर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि किसी बुक को पढ़ने की भी जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो रीजनिंग को मतलब सही से रीजनिंग का जो चैप्टर होता है 20-25 चैप्टर उसको वो सही से पढ़ के किसी टीचर के पास क्लियर भी नहीं किए हैं, लेकिन सेट बनाते बनाते उनका इतना प्रैक्टिस हो गया है, उसमें जो भी गलती होता था उसको रूम पे आकर वो क्लियर किए, बड़े भैया से पूछ के, यूट्यूब पे देख के, अगर क्लियर कर लिया तो उनका रीजनिंग गलती नहीं होता है। तो रीजनिंग तो एक बहुत स्कोरिंग मतलब उसमें भी 30 नंबर मांगा जाता है, उसमें भी 30 क्वेश्चन आता है तो उसमें भी 30 में 30 कोशिश कीजिए लाने का। अब बाकी का जैसे 40 मार्क्स का जीके जीएस रहता है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल रहता है एग्जाम को क्वालिफाई करने में सीबीटी 1 में। तो जीके जीएस आपने कहाँ से किया था? देखिए, जीके जीएस काफी भूमिका निभाता है। मैंने बताया कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले अधिकतर बच्चे मैथ रीजनिंग पर ध्यान देते हैं। जीके जीएस से बहुत लड़के भागते हैं, मैंने देखा है। मैंने अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस ही नहीं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के बीच रहकर मैंने भी समय गंवाया है तो देखा है कि बहुत सारे लड़कों का जीके जीएस कमजोर होता है और अधिकतर लड़कों का मैथ रीजनिंग ठीक होता है। तो मैथ रीजनिंग अच्छा है, पढ़िए, लेकिन जीके जीएस पढ़ना न छोड़िए। जीके जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, सबसे पहले आपके पास एक लूसेंट का बुक होना जरूरी है। लूसेंट का बुक आपको रखिए, उसको लूसेंट का बुक को इस तरह पढ़िए कि उसका हर एक लाइन आपको एक बार मतलब नजर से गुजरना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हाईलाइट ही कीजिए। हर एक लाइन को एक बार अपने नजर से जरूर गुजारिए, वो क्या है नहीं समझ में आ रही किसी से पूछिए, उसका अगर लैंग्वेज आपको लग रहा है टॉफ है, नहीं समझ रहे किसी से पूछिए। तो लूसेंट का बुक आपको रखना है। और एक लूसेंट में आता है, उसमें लगभग 10,000 करके उसमें क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, उसको आप रेफर कीजिए। उस लूसेंट को, जिस लूसेंट में जो आपका पतला वाला लूसेंट आता है उसमें जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आपने मुगल वंश पढ़ लिया, मुगल वंश में आपने मान लीजिए कि बाबर को पढ़ लिया, तो बाबर को पढ़ने के बाद उस एमसीक्यू वाला लूसेंट बुक में आप टच कीजिए कि मैंने कितना मन से इसको पढ़ा है, उसमें मैंने कितना मतलब उसमें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और भी उसके अलावा अगर आप बाबर को पढ़े हैं तो बाबर का और भी देखिए कि बाबर में यूट्यूब पर क्या क्या क्वेश्चन बताया गया है।
मतलब कि अगर जीएस का आप एक टॉपिक पकड़े हैं तो उसमें आप लगभग 100% कोशिश कीजिए अपने तरफ से कि क्लियर कर लें कि बाबर का मैंने लुसेंट पढ़ लिया, उसका एमसीक्यू लुसेंट के 10,000 का जो बुक होता है उसमें लगा लिया। अब यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए बाबर के बारे में, बढ़िया बढ़िया टीचर का वीडियो आएगा, उसको देखिए। जो क्वेश्चन अभी आपको लुसेंट में नहीं मिला है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। उसको जब भी बाबर का पढ़िए, हो सकता है लुसेंट के बुक में ही अगर आप छोटा छोटा नोट डाउन कर पा रहे हैं तो कर लीजिए। लुसेंट के बुक में जितना आ जाए कवर, अगल बगल जो स्पेस होता है उसमें कीजिए। ये सब करना चाहिए पढ़ते समय। और नहीं तो आपको लगता है कि मैं नोट्स प्रॉपर बना पाऊंगा तो बनाइए। बहुत सारा होता है लड़का कि वो नोट्स नहीं बनाता है। मैंने देखा है उतना सारा हम लोग दोस्त थे, कोई नोट्स प्रॉपर नहीं, कुछ दिन बनाता था छोड़ देता था, अरे यार छोड़ो ना, किताब से ही पढ़ेंगे। तो होता है ऐसा। तो आपको जो लगे नोट्स बना पा रहे हैं तो उस बाबर का टॉपिक का पूरा नोट्स बनाइए, लुसेंट का सारा क्वेश्चन, और जो यूट्यूब से मतलब क्वेश्चन आपको और भी क्वेश्चन मिला है तो उसको बनाइए। नहीं तो हो सकता है उसी में नोट डाउन कीजिए। तो ये है। और भी आपको पढ़ने के लिए मैं बताऊंगा कि केवल लुसेंट तो काम नहीं चलेगा, आप स्पीडी का पढ़िए। देखिए स्पीडी में आपको हर तरह का बुक आ गया है। स्पीडी में आपको एक स्पेशल साइंस का आता है, ठीक है। स्पेशल साइंस का बुक लीजिए और उसको पढ़िए। उसमें क्या रहता है कि ज्यादा करके प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करता है, और भी होता है। और हम लोग जब पढ़ते थे लुसेंट का मतलब स्पीडी बुक लेते थे तो उसमें क्या रहता था, एक मिसलिनियस टाइप का देता था। मतलब अगर साइंस का ही दिया ना तो साइंस का क्वेश्चन क्या करता था, मिसलिनियस टाइप को सभी तीनों साइंस को मिला दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। लेकिन आज मैंने देखा है मतलब आजकल जो आ रहा है स्पीडी उसमें टॉपिक वाइज टॉपिक कर दिया है। जो सेल है, मान लीजिए कोशिका अगर टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उसका कोशिका का हर आपको पोर्शन को दे दिया है, मतलब केवल कोशिका को एक जगह कर दिया है। जो एग्जाम में पूछा हुआ है कोशिका से एक क्वेश्चन आया है इस एग्जाम में, मतलब उसको सबको इकट्ठा करके एक जगह। तो उससे क्या होता है कि आप कोशिका के हर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जा रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, कोशिका से तो बस इसी तरह घुमा फिरा कर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है वो पूछता है, और उसमें आपको क्लियरेंस हो जाती है। कोशिका से जब भी क्वेश्चन आएगा आपको दिमाग जाएगा कोशिका से बस इतना क्वेश्चन है, इसी में कहीं उसका आंसर होगा। तो इससे एक होता है कि बच्चे को दिमाग में जो होता है ना कि बनता है कि चलिए कोशिका का एक मतलब हम देखिए, जब कोई दुकानदार अगर कोई दुकान खोलता है तो उसमें वो सारा सामान एक जगह मिक्स करके नहीं लगता है। उसके लिए वो गैप गैप बना लेता है कि इसमें हम साबुन रखेंगे, इसमें हम सरफ रखेंगे, इसमें हम चॉकलेट रखेंगे। तो उसको क्या होता है कि कभी भी जब उसको साबुन देना होगा तो पता चलेगा हम इसमें रखे हैं। तो उसी तरह कोशिका का जब एक क्वेश्चन सारा क्वेश्चन एक जगह मिल जाता है और एक जगह जब आप पढ़े हैं तो दिमाग में आपका वो एक जगह ही सेट होता है। जाकर आप एक क्वेश्चन उधर पढ़े, 10 क्वेश्चन दूसरा चीज का पढ़े, दूसरा क्वेश्चन फिर से कोशिका का बाद में पढ़े, तो उसी तरह वो सेट होता है। तो दिक्कत होता है, कंफ्यूजन पैदा करता है। तो इस तरह के बुक को भी आप रेफर कीजिए जहाँ एक टॉपिक का सारा क्वेश्चन लगभग मिल जाए। और ग्रुप स्टडी का क्या रोल है जीके जीएस के लिए? देखिए जीके जीएस के लिए मैंने हर बार वही मैं अभी इस वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि आजकल के कंपटीशन में आप कंपटीशन को कम ना समझें। अगर आप एक सीट के लिए लड़ रहे हैं ना तो उसी सीट के लिए 1000 बच्चा, 2000, 10,000 भी बच्चा लड़ रहा है। ऐसा ऐसा वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। तो आप उसको हल्के में ना लीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। और जो मेहनत तो प्रॉपर आपको डेली 7-8 घंटा करना ही है, लेकिन जो एग्जाम का जो 6 महीना होता है उसमें आपको पढ़ाई का अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। कम से कम 12 घंटा तो जरूर पढ़िए, हमें बताएंगे 12 घंटा। ग्रुप स्टडी का कुछ रोल है? हाँ, ग्रुप स्टडी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप स्टडी भी कीजिए, क्योंकि हम यही बताएं कि कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है जो भी आपको एग्जाम में कमी महसूस कराए। ग्रुप स्टडी कीजिए, सेट साथ में मिलकर बनाइए, घर पे सेट बनाइए अगर आपको उतना टाइम मिला है तो। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो, नए स्टूडेंट को तो उतना टाइम नहीं मिलता, वो एक सेट मारने में उसको मतलब दिन निकल जाता है, क्योंकि उसको बहुत सारा पोर्शन अभी नहीं पढ़ा है। तो एक सेट वो बनाएं जो नए स्टूडेंट हैं। लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं ग्रुप में सेट बनाएं, ग्रुप में डिस्कशन करें। ग्रुप में डिस्कशन करने से क्या फायदा होता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया वहाँ क्लियर हो जाता है। और जब किसी से आप डिबेट करते हैं तो डिबेट करने में वो डायरेक्ट आपका डिबेट करने में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट माइंड में मतलब क्लिक करता है और वो तुरंत याद होता है। और खुद से पढ़ रहे हैं यहाँ, आपका दिमाग है कहीं यहाँ, कहीं और पढ़ रहे हैं, यहाँ लग रहा है कि एक मूवी नया है, जाना है देखने, ऐसा होता है, ठीक है। और डिबेट में आपके यहाँ फोकस है कि भाई सब बच्चे हैं, तो वहाँ एक माहौल बनता है और उसमें जो क्वेश्चन क्लियर होता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन पे डिबेट हुआ, वो उस पर कोई लड़का और बोला नहीं ये ऐसे होगा उसका आंसर, तो वो बोला कि नहीं उसका आंसर ऐसे होगा, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया
हमेशा के लिए याद हो गए। कभी भी एग्जाम में आएगा, घुमा फिरा कर भी आया तो आप उसे आसानी से टैकल कर लीजिएगा, उसका आंसर दे पाइएगा। तो ग्रुप डिस्कशन से बहुत फायदा है, डेली करें। करंट अफेयर के बारे में बताइए, करंट अफेयर बच्चे कहाँ से पढ़ते हैं? देखिए, करेंट अफेयर्स तो आजकल के एग्जाम में, हर एग्जाम के लिए हम बोल सकते हैं एक अहम मुद्दा बन गया है करंट अफेयर्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रीवियस ईयर देखिए कि करंट अफेयर्स पूछा कैसा है। सबका अलग अलग होता है करंट अफेयर्स। जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उसका करंट अफेयर्स का थोड़ा लेवल अलग होता है, ठीक है। मानते हैं कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है ये पूछेगा, मानते हैं कि अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है सुप्रीम कोर्ट का, वो पूछेगा। नया किसी का नियुक्ति हुआ किसी पोस्ट पे तो पूछेगा कि मान्यवादी कौन है, अटॉर्नी जनरल कौन है, वो पूछता है, ठीक है। लेकिन एक आपको प्रीवियस ईयर जरूर देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह का करंट अफेयर पूछा है, और उस टॉपिक को करंट अफेयर्स में ढूंढिए कि कहाँ से वो करंट अफेयर्स पूछा है, और उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ से एनटीपीसी के एग्जाम में करंट अफेयर्स ज्यादा पूछा है। जैसे कि खेल से हम मानते हैं कि एनटीपीसी का अगर एग्जाम कोई बच्चा दे रहा है, खेल से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स फिक्स रहता है, एकदम आपको रहेगा। एक क्वेश्चन किसी बड़े पोस्ट पर किसी व्यक्ति का नियुक्ति हो गया, जैसे अभी हम बताए मान्यवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। अभी आरबीआई का मतलब गवर्नर कौन है, ऐसा करके एक क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स सेलेक्ट करना होगा कि कहाँ से हम पढ़ें। तो अगर आप डेली बेसिस करंट अफेयर्स पढ़ने में मतलब आपके पास टाइम है कि डेली हम कोई एक वीडियो देख ले रहे हैं, डेली कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, पेपर पढ़ ले रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, तो पढ़िए, उसका नोट बनाइए। हर टॉपिक का जो भी बढ़िया घटना हुआ है करंट में उसका नोट बनाइए, उसमें देखिए कि कौन कौन सा मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा वो रोज का देखना, तो आप क्या कीजिए, जब आपका एग्जाम है तो एग्जाम से कम तीन महीना पहले, मतलब 2-3, सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है। मैं 1 महीना में इतना बुक का करंट अफेयर्स को हम कवर कर लेंगे, कोई किसी का कैपेसिटी होता है 2 महीना में करेंगे, तो उसी हिसाब से अपना वो करंट अफेयर्स का बुक लीजिए और सबसे पहले उसको पढ़िए मत, प्रीवियस ईयर देख के सबसे पहले कि कौन कौन हमको पढ़ना है, कौन कौन तो एकदम पढ़ना ही नहीं है, वो टिक कीजिए, चाहे आप पेन से कीजिए, पेंसिल से कीजिए, हाईलाइट कीजिए, जो भी करना है कीजिए। सबसे पहले इधर से लीजिए, पूरा एकदम टिक करते करते पूरा खत्म कर दीजिए, हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अब बस टिक हो गया, उसके बाद उस करंट अफेयर्स को उठाइए, आपको क्लियर है कि हमको ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, छोड़िए इसको, एकदम स्किप करते निकलिए कि हमको जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर देख के करंट अफेयर्स में आप टिक मार कर लीजिए। पढ़ते चलिए, 1 महीना काफी है। हम बोल नहीं रहे 20 दिन के अंदर करंट अफेयर्स पढ़े थे। दरोगा में लगभग इस बार पीटी का जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा में 16-17 करंट अफेयर्स, मात्र मेरा 2-3 गलती हुआ था। 20 दिन के आसपास हम पढ़े होंगे खरीद के बुक, उससे ज्यादा नहीं पढ़े थे, और बस 3-4 मेरा करंट अफेयर्स गलत हुआ था, बाकी सब सही किए थे। जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आपने हर बार बोला है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्जाम में क्या रोल है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तो एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है, आपको भी पता होगा, ठीक है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर उस एग्जाम में क्या क्या पूछता है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पता होना चाहिए कि डॉक्टरी के लिए हमें क्या पढ़ाई होना है। डॉक्टरी के लिए आप तो जाके बाबर अकबर नहीं पढ़िएगा, यही एक रूल होता है। या आप डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं तो बाबर अकबर तो नहीं पढ़िएगा। इंजीनियर का पढ़ाई जो कर रहा है अब वो भी आके तो बाबर अकबर सिकंदर लोधी तो नहीं पढ़ेगा, तो उसको पता कहाँ से चलता है? तो प्रीवियस ईयर से कि भाई जो हमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर के लिए हमें ये चीज पढ़ना होता है, तो भी एक उसके लिए वो प्रीवियस ईयर ही हुआ। हमको ये बुक रेफर करता है इंजीनियर बनेंगे, हमको ये बुक पढ़ेंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे। उसी तरह प्रीवियस ईयर में क्या होता है कि आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएगा। उसका बुक भी आ जाता है मार्केट में, प्रीवियस ईयर बुक भी आता है, उसको लाइए, एक बार उसको देखिए। सबसे पहले मैथ में कौन कौन से चैप्टर से ज़्यादा फोकस किया है, ठीक है, पहले उसको देखिए, सारा टिकल ये चैप्टर तो हमको एकदम क्लियर करना है। उसी तरह हर सब्जेक्ट का साइंस, रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप उस मैथ का उस मतलब चैप्टर को क्लियर कीजिए और साइंस के उस चैप्टर को क्लियर कीजिए। तो प्रीवियस ईयर का यही रोल रहता है कि आपको पता चलता है कि अगले एग्जाम जो हम देने वाले हैं उसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, और उसी को मोड बनाकर, उसी को माध्यम बना के उसी के दिशा में जाना है, भटकना नहीं है। ये नहीं पूछ रहा है भाई मैथ में प्रॉफिट लॉस और हम पढ़े जा रहे हैं प्रायुक्ता पढ़े जा रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं।
तो उस ये फायदा देता है प्रीवियस ईयर। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट तो लगाते हैं लेकिन एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस करना कितना जरूरी है? ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि टेस्ट मतलब चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो लगा लिए, उसको छोड़ दिए। उसमें आपका कौन सा क्वेश्चन गलती हुआ, क्यों गलती हुआ, और आगे वो फिर से गलती नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका टेस्ट में हो या एग्जाम में हो। तो ऑनलाइन टेस्ट लगाने के बाद आपको शुरू से एनालाइज कीजिए कि मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, आखिर ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है। अगर मान लीजिए जीएस का ही है, मान लीजिए मुगल वंश का क्वेश्चन है, तो अगर वो जहांगीर से है तो भाई मेरा ये जहांगीर का क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, उसको आपको फिर से जाकर जहांगीर का एक क्वेश्चन मतलब जहांगीर का एक बार रिवीजन कीजिए, जो आपने नोट्स बनाया है और आपके पास कोई बुक है कि फिर से मतलब जहांगीर से मेरा क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। और मैथ का रहा तो मैथ अगर आपका गलत हो गया तो वहीं पर कोई अगर आपके सीनियर हैं, भैया हैं, तो उनसे पूछिए कि भैया ये क्वेश्चन तो ठीक है हमने ये चैप्टर क्लियर किया है लेकिन इस चैप्टर में मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा बताइए हमको ये कैसे बनता है। तो उसमें वो आपको बताएंगे उस समय, तो क्वेश्चन आपके माइंड में सेट होता है। जो हम मानते हैं कि जहाँ तक एक टीचर बताता है जितना आपको क्लियर नहीं होता है, आप जिसके साथ रहते हैं वो आपको एक बार समझा देंगे ना तो बहुत दिन तक याद रहता है। कि रो मार्क्स कितने थे? देखिए मेरे रो मार्क्स तो कोई खास नहीं थे दोस्तों, लेकिन इतना था 80 के आसपास मेरा रो मार्क्स था। और मैं सजेशन करना चाहूँगा कि आप अभी 80 के मामले में न उलझें, ठीक है, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन प्रत्येक साल प्रत्येक मंथ बढ़ते जा रहा है। तो कम से कम आप कोशिश करें कि मेरा 80 से 90 के बीच में ही आए। अगर CBT 1 में क्वालिफाई करना चाहते हैं जो 100 मार्क्स का होता है तो 80 प्लस ही आए। 80 प्लस आ रहा है तो हमको लगता है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपका CBT 1 में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और हाँ CBT 2 का बात, तो CBT 2 आपका 120 मार्क्स का होता है और उसमें आपको मेरिट तक पहुँचना है। तो मैं ओवरऑल पहले जनरल का कटअप मतलब एक अपना प्रेडिक्ट करता हूँ, कम से कम आपको 95 आना चाहिए जनरल से। 120 में 95 है तो मुझे नहीं लगता कि किसी बोर्ड में आपको दिक्कत होगा, ठीक है। अगर आपका 80 के आसपास है तो थोड़ा बहुत, उससे आपको 90 से आप बाकी सब OBC का उससे 2-3 नंबर कम होता है, 4 नंबर कम होता है, SC ST का उससे 10 नंबर के आसपास कम होता है। तो अपना वो आप लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि मेरा कितना जा सकता है आप जिस भी कैटेगरी में, ठीक है। लेकिन मैं यही सजेशन दूंगा कि आप जितना अच्छा स्कोर करने की कोशिश मतलब करें कि अच्छा से अच्छा मेरा स्कोर हो। बच्चों को मोटिवेशन के लिए एक अप्रोक्सीमेट सैलरी बता दीजिए। देखिए अगर आप रेलवे में आ रहे हैं तो रेलवे के सबसे जो नीचे का पोस्ट होता है वो सभी को मालूम रहता है कि ग्रुप डी का पोस्ट है। तो ग्रुप डी के पोस्ट में भी आजकल आपको इतना मतलब सैलरी अच्छा हो गया है कि आप अच्छे से अपने परिवार को चला सकते हैं। और अगर सही से आपको पैसा बैलेंस करने का तरीका मालूम है तो आप अपने फ्यूचर के लिए पैसा सेव कर सकते हैं। शुरू का बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग आप जब जॉब में जाइएगा कम से कम आपको किसी भी पोस्ट पे जाइएगा तो 30 प्लस मिल ही जाता है, ठीक है। कोई किसी पोस्ट में ग्रुप डी का ही 35 बन जाता है, ठीक है। हम लोग का जो अभी CCTC हम लोग लेवल 3 में, CCTC का लेवल 5 का भी आता है, लेवल 3 का। तो हम लोग का उस समय तो ग्रेजुएशन हुआ नहीं था, तो लेवल 3 में हम लोग का हुआ है CCTC में। तो यहाँ पर हम लोग का सैलरी वहीं आपको 35-40 के बीच में मतलब रहेगा। तो यहाँ पर आपको स्कोप है, आपको रेलवे में अगर एक बार आ गए तो आपको तेजी से ऊपर जाने की स्कोप है, अगर थोड़ा भी आप पढ़ाई के टच में हैं तो। जो बच्चे एक बार रेलवे की NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक फाइनल स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि वो लास्ट टाइम में जितना भी टाइम बचा है उसके लिए क्या करें, कैसे मेहनत करें। ये NTPC का जो आपको एग्जाम आया है जिसमें ग्रेजुएशन और इंटर लेवल पर आया, तो अब उसके लिए अभी कुछ टाइम है, तो आपको अभी उतना ज़्यादा मतलब उत्सुकता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभी एक नॉर्मल लेवल पर अपना पढ़ाई को कंटिन्यूस रखें। लेकिन हाँ, जब आपको पता लगे कि एग्जाम अब 3 महीने 2 महीने बचे हैं तो अपनी पढ़ाई के तरीका को बदलना चाहिए। उस समय आपको पढ़ाई का तरीका नहीं कि मतलब हम पढ़े जाने पड़े, उस समय आपको रिवीजन करने की जरूरत होती है। कंपटीशन 3 गुना हो गया है, उस समय कहाँ 35, इसमें 11,000, तो इसमें कंपटीशन 3 गुना हो गया है। तो आपको उसी तरह 3 गुना की रफ्तार से मेहनत भी करना होगा। अदर बच्चा अगर आपको नॉर्मल आपको ग्रुप में अगर बनाते होंगे 10 लोगों का, तो उसमें पता चलता होगा कि भाई मेरा मेरिट अगर इस ग्रुप के हिसाब से देखा जाए तो मेरा मेरिट बनेगा नहीं। अगर आप टॉप 10 में आ रहे हैं तो समझिए कि आपका मेरिट लगभग बढ़ने वाला है। अगर आप उससे नीचे आ रहे हैं तो आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। और आप अपनी पढ़ाई देखिए कि आपकी कमी कहाँ है, वहाँ पर आप टारगेट कीजिए, उस कमी को पूरा कीजिए, आपका नंबर ऑटोमेटिक बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों आपने देखा हमेंद्र जी का वीडियो, जो कि काफी अच्छे से इन्होंने बातों को रखा है हर एक सब्जेक्ट के बारे में और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि
एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना एक स्टूडेंट के लिए काफी फायदेमंद होता है। तो हमेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। थैंक यू सर। सर का जो चैनल है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। देखिए आप लोग, क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं जिसमें बेतुका बातें आती है, आप उसको टोटली सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन जो आपको जरूरत है, आप स्टूडेंट हैं, तो उस हर सोर्स से लगे रहिए जो आपको कम से कम 2 नंबर भी एग्जाम में दे सके। तो हो सकता है कि इस चैनल में ऐसे ऐसे वीडियो हों जो आपको एग्जाम में आपको फायदेमंद करें, तो ये 1-2 नंबर आपको मेरिट तक पहुंचाएगा। तो मैं ये सजेशन करूंगा कि इस तरह के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें दोस्तों। जय हिंद।